साथियों, चुनाव का माहौल है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता आप लोग के बीच में आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कोई भी नेता ये नहीं कहने वाला कि हम आपका नुकसान करेंगे, सब आपके फायदे की बातें करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस देश में चुनाव कोई पहली बार नहीं आने वाला। 70 साल में लगातार चुनाव आए। कभी लोकसभा का चुनाव आया, कभी विधानसभाओं के चुनाव आए, कभी महानगर पालिकाओं के चुनाव आए, कभी जिला पंचायत के चुनाव आए। हर बार हम लोगों ने वोट दिया, हर चुनाव में वोट दिया कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और चुनाव खत्म होने के बाद समस्या कम नहीं हो गई, हमारी समस्या बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ती गई। इसके दो कारण है। या हम गलत लोगों को वोट करते हैं या गलत लोग हमारे वोट ले लेते हैं। अगर हम गलत लोगों को वोट करते हैं तो हमारी समस्या अपने हम खुद जिम्मेवार है। और गलत लोग हमको लालच में स्वार्थ में फंसाकर, जहां से में फंसाकर वोट ले लेते हैं और हम उनको वोट देते हैं और वो लोग हमारा सत्यानाश करते हैं। हमारी समस्याओं के हम खुद जिम्मेवार है। कोई नेता, कोई पार्टी जिम्मेवार नहीं है, हम खुद जिम्मेवार है। और इस चुनाव में भी अगर आप ऐसा ही करोगे, आपके बच्चों का भविष्य और खतरे में आप डालने वाले हो। यहां बैठे हुए लोगों को लगता होगा भैया इनकी पार्टी का प्रचार है, हमारा क्या लेन देना, हमें क्या मिलने वाला है। ऐसा यहां बैठे हुए लोगों को लगता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 70 साल में जो समस्या पैदा हो गई वो आपके बच्चों को निगल रही है, आपके घरों तक आ गई है। अरे जो समस्याएं अंग्रेजों के समय नहीं थी, वो समस्या पैदा हो गई है। अंग्रेजों के समय जो समस्याएं नहीं थी, वो समस्याएं पैदा हो गई आजकल। और अंग्रेजों ने जो अधिकार दिए, वो अधिकार भी 70 साल में खत्म हो गया। आपको अंग्रेजों ने अधिकार दिया था, हजारों साल के बाद उन लोगों ने अधिकार नहीं दिया जिन्होंने गुलाम बनाया आपके बाप दादाओं को। अंग्रेजों के समय आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था। 1813 में अंग्रेजों ने कानून नहीं बनाया होता सबको पढ़ने का, लॉर्ड निकाले एजुकेशन सिस्टम नहीं आता, तो इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले नहीं पढ़ पाते। बाबा साहब अम्बेडकर सेकंड पीढ़ी के थे, हमारा नंबर भी नहीं आता था। जो अंग्रेजों ने अधिकार दिया पढ़ने लिखने का, उन लोगों ने छीन लिया। वर्तमान में 70 साल के लोगों ने छीन दिया, जिन्होंने राज किया। क्या हुआ? अंग्रेजों ने 27% बजट का एजुकेशन के ऊपर रखा, अभी 3% है। अब आपके बच्चों के भविष्य कैसे खत्म हो रहा है? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे मालूम है आज से 40 साल पहले अगर बच्चा फेल होता था, नापास होता था, तो बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था कि पूरा दिन घर में हो, बच्चा नापास कैसे हो गया, चलो ट्यूशन लगाओ। ये मैंने देखा है। आज सरकारों ने कानून बना दिया कि सरकारी स्कूल में बच्चों को खिचड़ी खिलाओ, खीर खिलाओ, दलिया खिलाओ, पास कर दो बगैर परीक्षा के। इसे क्या होता है कि बच्चा बगैर परीक्षा के पास हो जाता है, मां भी खुश, बाप भी खुश, बेटा भी खुश, और हम लोगों के दिमाग में भ्रम हो जाता है। हमें परीक्षा होगी तब पता चलेगा ना कितना होशियार है। ये वो बच्चा 9वीं में आएगा, 10वीं में आएगा
और बोर्ड का एग्जाम होगा, फेल हो जाएगा। हमारे गांव देहात के लोग, हमारे मजदूर लोग सोचते हैं बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखा होगा, चल काम पे लग जा। तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखा होगा, चल काम पे लग जा। आपके बच्चों का भविष्य खत्म सरकारें कर रही है। बच्चे को पढ़ाने का नहीं, बाकी सब कुछ जनगणना से लेकर पोलियो से लेकर सब शिक्षकों को काम देने का, बच्चों को पढ़ाने का नहीं। और उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे को बगैर पढ़े कहते हैं कि इनके अंदर योग्यता नहीं है। अरे हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते हो और इंग्लिश मीडियम वालों से तुम कॉम्पिटिशन करवाते हो, बाद में कहते हो कि इनके अंदर योग्यता नहीं है, इनके अंदर मेरिट नहीं है। मेरिट पैदा करने देते हो कहां हो तुम लोग? सरकारें कहती है हमारे पास बजट नहीं है स्कूलों के लिए। मैं आपके बच्चों की भविष्य की बात कर रहा हूं। मेरे पार्टी का प्रचार तो बाद की बात है। 40 साल पहले मजदूर आदमी, अनपढ़ आदमी ने डॉक्टर इंजीनियर बनाया होगा अपने बच्चों को। आज डॉक्टर बनाना हो 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़। अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो 1 करोड़ रुपया चाहिए। अगर इंजीनियर बनाना चाहते हो 50 लाख रुपया चाहिए। यहां बैठे हुए लोगों के पास है क्या 1 करोड़ रुपया? है क्या 50 लाख रुपया? ये बढ़ने वाला है और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। वो आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। जो लोग आपके विकास के नाम पर वोट लेते हैं, जो लोग आपके बड़े बड़े सपने निकालते हैं, वही लोगों को सत्ता पर पहुंचाते हो, वही लोग आपके बच्चों का भविष्य खत्म करने की नीतियां बनाते हैं। और आपको मालूम नहीं पड़ा है और आप कहते हैं हमारे समाज के नसीब में यही लिखा है। आपका एजुकेशन खत्म हो रहा है और ये एजुकेशन नहीं है क्या वो चाबी थी जिसकी वजह से आपके बच्चे बड़े बड़े अधिकार संपन्न बन गए थे। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। बहुत साके जी बहुत बड़ी बात है। मदन जी आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। राजकोट, गुजरात में राजकोट जिला है, वहां गोंडल नाम का एक तहसील है। वहां शेड्यूल कास्ट का आदमी तलाटी था, चपरासी, जिसको आप पटवारी कह रहे हो। तो गोंडल का राजा का बेटा गाड़ी लेकर आया कागजात के लिए, जमीनी कागजात के लिए फॉरेन में पढ़कर आया था। वो शेड्यूल कास्ट का आदमी और चमार बिरादरी का आदमी, शेड्यूल कास्ट में चमार बिरादरी का आदमी जो पटवारी था, वो राजा के बेटे को कहा आज कलेक्टर की मीटिंग है, आज आपका काम नहीं होगा, कल आइए। वो राजा का बेटा कल आया, दूसरे दिन आया, उसका काम कर दिया सरकारी नियम के मुताबिक। और राजा के बेटे ने एक बात कही, और राजपूत राजा के बेटे ने एक बात कही कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पहचान पाए हो। तो बोला आप जनरल कैटेगरी में आप कैसे पहचानते हो? बोला मैं रात भर नहीं सोया हूं। राजा के बेटे ने कहा रात भर मैं सोया नहीं हूं। बोला क्यों? बोला कल तक आपके लोग, आपके पूर्वज, आपके बाप दादा हवेलियों के बाहर हमारे खड़े रहते थे और हमारे बाप दादा कहते थे जाओ जाओ कल आना। ऐसा हमारे बाप दादा कहते थे आपके बाप दादा को। और कल जब हम आए गाड़ी से और आपने कह दिया कि आज टाइम नहीं है, कल आना, ये औकात बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी बनाई थी। ये औकात बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी बनाई थी, नहीं पहचान पाया। आपका एजुकेशन खत्म हो रहा है। और जो नौकरियां थी, प्रावधान था, वो प्राइवेट कंपनियों को दे रहे। सरकारी डिपार्टमेंट नहीं प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे तो नरेगा आरक्षण निजीकरण हो गया। निजीकरण का आरक्षण कहां से होगा? आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। सारी सरकारी डिपार्टमेंट अब प्राइवेट हो रहा है, गनियों की दुकानें हो रही है।
अभी रेलवे भी रिलायंस को दिया जा रहा है, शुरू हो गया है। अब सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेलवे को दिया जाए, प्राइवेट को दिया जाएगा, तो आपके बच्चों के लिए आरक्षण है क्या? नौकरियां है क्या? सेठ की मर्जी है लेना न लेना, आपकी मर्जी नहीं है। आपकी नौकरियां छीनने का काम हो रहा है, आपका जमीनें छीनने का काम हो रहा है। 1 रुपये में जमीन टाटा बिरला अंबानी को मिल रही है, अडानी को मिल रही है। क्या आपको 1 रुपये मीटर में जमीन मिलने वाली है क्या? कंपनी वालों को मिल रही है लाखों मीटर जमीन, और कंपनी वाले पैसा लगाते हैं उन पार्टियों के पीछे, अरबों खरबों रुपये लगाते हैं, उन पैसे से आपके वोट खरीदे जाते हैं। सरकारें उनके लिए काम कर रही है, इसलिए सरकार कोई भी आपके लिए काम नहीं करने वाली। 5,18,528 किसानों की आत्महत्या हो गई है। सरकार कहती है कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 12,60,000 करोड़ नहीं है, और उद्योगपतियों का 3 साल में 17,15,000 करोड़ माफ कर दिया। किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सरकारें कहती है पैसा नहीं है, और उद्योगपतियों के लिए 17,15,000 करोड़ माफ कर दिया। जमीनें आपकी छीन रहे हैं, और उसके बाद आपके पास जो वोट का अधिकार था वो भी ईवीएम मशीन से चुनाव जीत रहे हैं। आजकल ईवीएम का बवाल चल रहा है। हमने तो 5 साल से लगातार ये अभियान चलाया। 20 जून 2015 को भारत में सबसे पहली पार्टी अगर कोई है ईवीएम की अर्थी उठाने वाली, तो पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी। जाकर इंटरनेट पर देख लेना, 500 जिलों में अर्थी उठाई थी हमने, और दोबारा जल्दी अर्थी उठाने का कार्यक्रम 500 जिलों में दोबारा देते हैं, डेट डिक्लेयर करेंगे। ईवीएम से आपके वोट छीने जा रहे हैं। आपके पास एक हथियार था वोट का, कि जो सरकारें हमारा काम नहीं करेगी उन सरकारों को बदल देंगे। अब आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, उन्हें डर नहीं है। क्यों? ईवीएम मशीन है ना, 10 बार वहीं घंटी बजेगी। 100 बार कॉल करोगे, 100 बार घंटी वहीं बजेगी। 1000 बार कॉल करोगे, 1000 बार घंटी वहीं बजेगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ईवीएम मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है। आपका कोई डाइवर्ट हो सकता है, तो आपका वोट डाइवर्ट नहीं हो सकता क्या? अरे नोटबंदी के वक्त जो लोग एक दिन में 1 घंटे में, जब नोटबंदी का आदेश हुआ कि सप्ताह में 2400 से ज्यादा नहीं मिलेगा, नहीं निकलेगा, चाहे एटीएम मशीन, चाहे आप एटीएम कार्ड बॉम्बे लेके जाओ, चाहे दिल्ली लेके जाओ, फिक्स कर दिया ना। बाद में 4,000। एक दिन में 2,17,000 एटीएम मशीनों को फिक्स कर सकते हैं कि नोट कितना निकलेगा, ये फिक्स कर सकते हैं। तो वोटिंग मशीन में कौन सी पार्टी को वोट कितना निकलेगा ये फिक्स नहीं कर सकते क्या? 2,17,000 मशीन एक दिन में एटीएम मशीन फिक्स कर दिया। आप एटीएम कार्ड कहीं भी लेके जाओ, बंगाल लेके जाओ, बॉम्बे लेके जाओ, दिल्ली लेके जाओ, सप्ताह में कितना निकलेगा फिक्स हो गया था ना। 2,17,000 एटीएम मशीनों को फिक्स कर दिया। ईवीएम उनके लिए बड़ी बात है क्या? जो लोग यहां बैठे मेरे सैटेलाइट उपग्रह चला सकते हैं रिमोट से, ईवीएम बड़ी बात है क्या? अरे उन ईवीएम मशीनों को जिन दुनिया वालों ने बनाया वो भी अपने देश में लागू नहीं करते। जापान में ईवीएम मशीन नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मन में नहीं है, कैलिफोर्निया में नहीं है, यूक्रेन में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, तुर्की में नहीं है, इटली में नहीं है। 120 देशों का लिस्ट है मेरे पास, पाकिस्तान में भी नहीं है। और हमें बीजेपी वाले कहते हैं, क्या कहते हैं?
30 देशों में 3 तलाक पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं कहता हूं 120 देशों में ईवीएम मशीनों पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भारत में? जापान की बुलेट ट्रेन चाहिए, बैलेट नहीं चाहिए। फ्रांस का राफेल चाहिए, बैलेट नहीं चाहिए। चाइना का आपको स्टैच्यू चाहिए सरदार पटेल का, बैलेट पेपर नहीं चाहिए। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी विश्वासघात किया है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, वोटों की चोरी होती है। उसके बाद ही 2014 का चुनाव हो गया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के मशीनों की वजह से बने हैं। मोदी की लहर नहीं थी, अरे वो मशीनों की वजह से बने हुए हैं। बगैर पेपर ट्रायल बन गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव, गुजरात का चुनाव मशीनों से जीता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। आप सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ी अदालत मानते हो, अरे वो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानते। और नरेंद्र मोदी ने सपने दिखाए बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। मेरा 56 इंच का सीना है, देश बिकने नहीं दूंगा। बाद में क्या हुआ? लाल किला ही बेच दिया, 5 करोड़ में गिरवी रख दिया, जबकि सालाना 18 करोड़ उसकी इनकम थी। 5 करोड़ में गिरवी रखा, डालमिया को 13 करोड़ का फायदा कर दिया। जिस लाल किले पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो लाल किला ही बेच दिया, गिरवी रख दिया। और मेरा 56 इंच का सीने कहने वाला आदमी आज क्या कहते हैं, मेरी जान को खतरा है नक्सलाइट लोगों से। हाँ? ब्लैक कमांडो आपके पास, जेट सुरक्षा आपके पास, प्रधानमंत्री हो, कोई बच्चों का खेल है क्या? मेरी जान को खतरा है। तो 56 इंच का सीना कहां है? उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, मैं देश का चौकीदार हूं, और बाद में चौकीदार को नींद आ गई और विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर चला गया। नीरव मोदी का राजा लोकल चला गया, मेहुल चौकसी चला गया। आपके गांव में अगर आप चौकीदार रखते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? चौकीदार बदल दोगे ना। 2019 के चुनाव में चौकीदार बदलना जरूरी है। क्या बदलने वाले हो? यहां अभी भी 15 लाख की उम्मीद बची हुई है। बदलने वाले हो क्या? अभी भी 15 लाख की उम्मीद है आपके? वो कहीं 15 लाख के लालच में तो नहीं हो ना? इधर मैंने नहीं बात की, वो झूठ बोलने में माहिर है। एक ही लाइन है, उसका कार्यक्रम कौन सा है? 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। और आपके उत्तर प्रदेश में कहावत है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ऐसी कोई कहावत है क्या? थोड़ा ऐड कर दो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 3 मोदी के लूट, चौथा बोल रहा है झूठ। 3 के लूट, चौथा बोल रहा है झूठ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया था। 4.5 साल में 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है देश में। 1,52,000 अदालतों में महिलाओं के केस पेंडिंग है। केवल 25,000 केस चल रहा है, बाकी के महिलाओं के पास कोर्ट के चक्कर काटने के लिए पैसा नहीं है, न्याय के लिए पैसा नहीं है। पिछले साल
35,000 बलात्कार हुआ। 83 भाग का केस होता है, उन्नाव का हो। नाबालिगों के ऊपर बलात्कार हुआ, 2 साल की बच्चियां, 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की। आप इमेज तो करो, अगर आपके घर की बच्ची हो तो, आपकी बेटी हो तो जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। 19,000 नाबालिगों के ऊपर बलात्कार हुआ है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, भारत सरकार के हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े बता रहा हूं मैं। और महिला सुरक्षा के लिए रखा 5,000 करोड़ निर्भया योजना के तहत खर्च किया 40%, अर्थात 2,000 करोड़ का खर्च हुआ महिला सुरक्षा के लिए। और 4.5 साल में गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़, गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़, महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़, कुंभ के मेले के लिए 4,200 करोड़। आपकी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए कुछ नहीं रखा, आपके एजुकेशन के लिए नहीं रखा कुछ, आपके बच्चों की नौकरियों के लिए कुछ प्रावधान नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे देश में 65 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं, 35 लाख बच्चे ग्रेजुएशन पास करते हैं हर साल 1 करोड़ नौकरियां चाहिए, जो थी वो खत्म कर दिया। और 15 लाख का वादा किया था, देंगे 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा। और बाद में क्या हुआ, नोटबंदी कर आपके जो भी था वो सब छीन लिया, दिया नहीं, छीन लिया। और बड़े बड़े मुझे 50 दिन दे दो मित्रों, भाइयों बहनों, 50 दिन दे दो। अगर परिस्थिति नहीं सुधरती नोटबंदी से तो आप मुझे चौराहे पर लटका देना। मैं भारत में जगह जगह घूम रहा हूं, चौराया ढूंढ रहा हूं, मुझे चौराहे पर लटका देना। अभी तक तो किसी चौराहे पर मिले नहीं, केवल बोलने में ही माहिर है, बड़े बड़े सपने दिखाने में माहिर है, कोई भी हमारा काम नहीं हुआ। 4.5 साल में केवल उलझाने का काम हुआ। और इन सारी बातों पर पर्दा डालने के लिए कभी गर्भवासी, इन सारी बातों को पर्दा डालने के लिए लव जिहाद, इन सारी बातों को पर्दा डालने के लिए गौ हत्या, हमारा ध्यान डायवर्ट होता है, उलझाया जाता है इस देश में। हमें कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई तुम लोगों ने खत्म की, कानून बनाकर, हमारी नौकरियां तुम लोगों ने खत्म की, हमारा आरक्षण तुम लोगों ने खत्म किया, हमारी जमीनें तुम लोगों ने खत्म किया, और हमारा वोट भी तुम लोगों ने छीना। और कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। तो 70 साल में राज मुसलमानों ने किया क्या? अरे मुसलमानों का सत्यानाश हो गया। जो 33% नौकरियों में थे 1947 में 1% हो गए। और सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा। अधिकारी बनने की तो बहुत दूर की बात है, प्राइमरी स्कूल के दरवाजे तक नहीं देखा 50% मुस्लिम बच्चे। और हमें कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। इस देश में संविधान को सरेआम चलाया जाता है जंतर मंतर पर, और 56 इंच के सीने वाला बोल नहीं रहा है। सरेआम जंतर मंतर को जलाया गया, 56 इंच के सीने वाले ने बोला क्या कुछ बोल नहीं रहे हो। इस संविधान की शपथ लिया आपने कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बना हूं, वो संविधान को जलाया जा रहा है और बोल नहीं रहे हो। संविधान को खतरा पैदा हो गया, हमें उलझाया जा रहा है, हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और अभी बीजेपी को परास्त करने के लिए आज तरह गठबंधन की बातें चलती है। सपा बसपा ने गठबंधन किया, अखिलेश यादव और बहन मायावती जी ने गठबंधन किया,
मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके गठबंधन का विरोधी नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत विरोध किसी का भी नहीं करता हूं, लेकिन नीतिगत विरोध मेरा है। जो नीतियां मेरे समाज का नुकसान करेगी, चाहे कोई भी हो, मैं विरोध करूंगा। आप मेरा साथ दो या न दो तो भी विरोध करूंगा। 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया। अरे एसटी एसटी को 50 में मिल गया 1950 में, और ओबीसी को 42 साल इंतजार करना पड़ा। 42 साल ओबीसी को इंतजार करना पड़ा, और सवर्ण आरक्षण 36 घंटे में 36 घंटे में दे दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 6 घंटे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्थिक आरक्षण का विरोध किया था। क्या बाबा साहब से ज्यादा जानकार हो आप लोग? कल तो विजय माल्या कहेगा भैया मैं गरीब हो गया हूं, मुझे भी आरक्षण दो। इस देश में आरएसएस का भागवत कहते हैं कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। बीजेपी कहती है आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण होना चाहिए, और कांग्रेस कहती है आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण होना चाहिए। और अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण सवर्णों को होना चाहिए, और बहन मायावती भी कहती है आर्थिक आधार पर आरक्षण सवर्णों को होना चाहिए, तो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा आपका एजेंडा एक कैसे हो गया? जो आरएसएस का एजेंडा है, जो बीजेपी का एजेंडा है कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए सवर्णों का, वही बोली आप बोल रहे हो, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? आप दोनों का एजेंडा एक कैसे हो गया? और कमाल की बात क्या है कि अगर 2.5 लाख रुपया आप कमाते हो तो भारत सरकार कहती है आप गरीब नहीं हो, आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। 2.5 लाख कमाने वाला आदमी अमीर हो गया, और 8 लाख कमाने वाला आदमी समझा गरीब हो गया। सरकारी नियम बता रहा हूं, 2.5 लाख कमाने वाला इनकम टैक्स पे करो, अमीर हो, और 8 लाख कमाने वाला गरीब। अगर पिछड़े वर्ग का 6 लाख रुपया इनकम है तो बोलते क्रिमिनल लागू है। क्यों? आप गरीब नहीं हो, अमीर हो, आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। 6 लाख कमाने वाला आदमी अमीर, और 8 लाख कमाने वाला गरीब। बहन मायावती जी ने समर्थन कर दिया। भारत में कोई भी पार्टी अगर 10% सवर्ण आरक्षण के विरोध में आवाज दी, पार्टी पूरे भारत में सड़कों पर हम संघर्ष करेंगे, विरोध में संघर्ष करेंगे। मैं किसी जातीय विषय का विरोधी नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा दे दो। और ये मेरी काल्पनिक बात नहीं है। संविधान में अगर एससी एसटी का 22.5% संख्या है, 22.5% आरक्षण है। संविधान का सिद्धांत बता रहा हूं, संख्या के आधार पर मिला हुआ है ना। एससी एसटी को तो मिल गया संख्या के आधार पर, जनरल ने ज्यादा ले लिया है संख्या से ज्यादा, लेकिन 60% पिछड़े वर्ग के लोग 27 मिला, तो ये पिछड़े वर्ग का हक अधिकार खत्म हो रहा है। तो क्या उसको हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्या? अरे आपका गठबंधन आप कहते हो मजबूर है, मजबूत है, तो क्यों ईवीएम का विरोध नहीं करते हो? आपने तो कहा था कि 11 अप्रैल को काला दिन मनाया जाएगा हर साल। अरे ईवीएम नहीं वो चमत्कार है जो जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया काशीराम साहब के मिशन को। उसके बाद ईवीएम के विरोध में नहीं बोल रहे हो। जो पार्टी ईवीएम के विरोध में आवाज नहीं उठाएगी, समझ जाना बीजेपी को सर पर बिठाना चाहती है। कैसे? वो भी बता देता हूं। चालाक है बीजेपी के लोग। मैं आपको संभावना बताता हूं। क्या करेंगे? गठबंधन को 15-15, 20-20 सीटें दे देंगे। 40 सीटें मिल गई, ये लोग हो जाएंगे खुश कि 40 सीटें मिल गई। बीजेपी हर राज्य में से 2-2 सीटें ईवीएम के माध्यम से ले लेगी और 40 की भरपाई कर लेगी। क्या कर लोगे आप?
आप बिग बाजार में जाते हो ना, मॉल कॉम्प्लेक्स में, तो किसी किसी चीज पर मालूम है ना डिस्काउंट दिया जाता है, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। वो चीज सस्ती मिलती है, आपको लगता है बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरी चीजों में दाम बढ़ जाता है, दूसरी जगह से कवर कर लेते बनी व्यापारी। हो रहा है नहीं होता ऐसा? बीजेपी आपको सीटें दे देगी और अलग अलग राज्यों में से सीटें 40 मैनेज करेगी, ले लेगी, और बीजेपी सत्ता पर आ जाएगी और संविधान को खत्म कर देगी। आपको सीटें तो मिल जाएगी, संविधान नहीं बचेगा देश का। संविधान की वजह से बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए, वो संविधान ही नहीं बचेगा। सीटों को क्या करोगे? बीजेपी का बंदोबस्त करना चाहते हो, ईवीएम का आवाज उठाओ। जो ईवीएम का आवाज नहीं उठा रही है उस पार्टी को समर्थन करना, बैलेट पेपर आना चाहिए। धोखा हो रहा है हमारे साथ, हमारे वोट के अधिकार को समाप्त हो रहे हैं। आपका गठबंधन मजबूत है, जाति जनगणना का आवाज उठाओ। आपका गठबंधन मजबूत है, क्रिमिनल हटाने का आवाज उठाओ। क्यों नहीं उठा रहे हो? कौन सी बातों से डर लग रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है। आपको कौन सी बातों से डर लग रहा है? अगर आपका भी एजेंडा बीजेपी का एजेंडा एक है तो आप वोट तो हमारा लेते हो और नीतियां उनकी अमल करते हो। इसी वजह से हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। अरे जिसका नमक खाते हो उसके साथ नमक हरामी मत करो। कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वोट आपको चाहिए और नीतियां उनकी चाहिए। जो समाज आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, जो समाज आपके लिए सब कुछ लगा रहा है, उसके विरोध में दुश्मन फैसला कर रहा है, आप उनके साथ समर्थन में खड़े हो, तो आप लड़ाई किन की लाना चाहते हो? मुझे यह समझ में नहीं आता। एक वोट से काशीराम साहब ने 13 दिन में बीजेपी की सरकार गिरा दी थी। याद करो, एक वोट से 13 दिन में सरकार गिरा दी थी काशीराम साहब ने। अटल बिहारी की सरकार गिरा दी थी और बहन जी के पास 21 सीटें थी। 10 साल कांग्रेस को मजबूत कर दिया, 21 सीटें 10 साल तक मजबूत किया। अगर गिरा दिया होता बीजेपी आज हमारे सर पर नहीं आती थी। काशीराम साहब की नीति अलग थी, वो डर कर कोई फैसला नहीं करते थे, वो डर कर फैसला कभी नहीं करते थे। ये चल रहा है देश में, आपके पास धोखा होने जा रहा है। आपको भिड़ाया जाता है मुसलमानों के विरोध में, लेकिन जो मुसलमान आपके दुश्मन नहीं है, याद रखना। मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं नवीन जी, शाक्या जी, बहुत बड़ी बात है। इस देश में प्रतिदिन मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रतिदिन मुसलमानों को आतंकवाद के नाम से मारा जाता है, लेकिन भारत में एक भी मुस्लिम ने कभी संविधान को नहीं जलाया, नहीं जलाया संविधान को। कोई एग्जाम्पल हो तो मुझे बताओ। भारत के दस्तूर को नहीं जलाया भारत के मुसलमानों ने। सिखों का कत्लेआम हो गया 15 साल खालिस्तान के नाम पर, एक भी सिख ने कभी भारत का संविधान नहीं जलाया। अरे क्रिश्चियनों का कत्लेआम हो रहा है, एक भी क्रिश्चियन ने कभी भारत का संविधान नहीं जलाया। एग्जाम्पल हो तो मुझे बताओ। अरे आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पर मारा जाता है, एक भी आदिवासी ने कभी भारत का संविधान नहीं जलाया। किसान आत्महत्या करे हैं, 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या की, एक भी किसान भारत का संविधान नहीं जलाया है। क्यों नहीं जलाया मालूम है? क्यों नहीं जलाया? क्योंकि संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन धर्मों का संरक्षण किया हुआ, प्रोटेक्ट किया हुआ है। आर्टिकल 25 से 29 तक कि आपके धर्म को स्वतंत्र मान्यता है, आपके धर्म को आप मान सकते हो, आप इबादत कर सकते हो, आप अपना कल्चर फॉलो कर सकते हो, आप अपना रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हो, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। भारत के संविधान ने उनको मूलभूत अधिकार दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्यों? वो सारे धर्म समानता के आधार पर है, मसावाद के आधार पर है। भारत का संविधान मसावाद के आधार पर, समानता के आधार पर।
भारत का संविधान उन धर्मों की रक्षा कर रहे हैं, वो संविधान ही खतरे में पड़ गया। जिन धर्मों की रक्षा भारत का संविधान कर रहे हैं, उन धर्म को मानने वाले लोग, क्या भारत के मुसलमान संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे क्या? क्या क्रिश्चियन संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे क्या? क्या सिख संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं क्या? संविधान को कौन चला रहा है? संविधान ने असमानता पर पाबंदी लगा रखी है, संविधान ने शोषण पर पाबंदी लगा रखी है, संविधान ने अन्याय अत्याचार पर पाबंदी लगा रखा है। जो अन्याय अत्याचार और शोषण कर रहे हैं वही लोग संविधान विरोधी है। मुसलमान भारत का संविधान विरोधी नहीं होगा कि आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं, वही असली आपके दुश्मन है। आपके दुश्मन संविधान विरोधी लोग हैं। आपके दुश्मन और कोई नहीं है। जो संविधान के विरोध में जो फैसला करेगा वही आपके दुश्मन है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि, ये देश संविधान के आधार पर चलता है। देश संविधान के आधार पर चलता है। वो संविधान आपका खत्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है वो संविधान। पार्टियां आपके बीच में आएगी, बड़े बड़े सपने दिखाएगी, एक वोट का 500 रुपया भी देगी और आप कहोगे, हमारी बहन बेटियां कहेगी, अरे 5 मिनट में 500 रुपया मिल रहा है ना, 5 मिनट में 500 रुपया मिल रहा है। अरे तो 5 साल में एक बार देंगे ना, 12 महीने का 100 रुपया, तो महीने का कितना हुआ? 8 रुपया। रोज का कितना हुआ? 25 पैसा, चौवनी। आजकल भिखारी चौवनी किसी से लेता है क्या? 8वीं भी नहीं लेता, चौवनी कहां से ले? रुपया भी नहीं लेता आजकल। तो हम चौवनी में वोट देकर आ जाते हैं, उनको मालिक बनाते हैं। और 500 थोड़ा ज्यादा बता दिया। आजकल वो क्या कर रहा है इधर? पौवा बोलते हो क्या? हरा बोलते हो, पौवा बोलते हो? कितनी कीमत है? हाँ भाई, पीने वाला बताए, वो सही दाम बताएगा। कितना है वो सही बता रहे। 5 साल में 70 रुपये में आप अपना वोट बेच देते हो और 5 साल अपने मालिक बनाते हो और वो तुम्हारा सत्यानाश करते वोट लेने वाले लोग। अरे एक बार शराब पिलाएंगे और 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे, याद रखना। तुम्हें एक बार शराब पिलाएंगे, 5 साल अपने बच्चों का खून पिएंगे। नीतियां बनाते हैं आपके विरोध में। अरे 1000 रुपया भी दे देंगे एक वोट का और आपके घर में 5 लोग हैं, आप खुश हो जाओगे कि 5000 रुपया मिल रहा है ना, 5000 रुपया मिल रहा है। एक वोट 1000 तो 5000 रुपया मिल रहा है एक दिन में। अरे उन 5 वोट में आपकी मां का भी वोट है, आपकी बेटी का भी वोट है, आपकी बीवी का भी वोट है, आपकी बहन का भी वोट है। क्या पैसे के लिए बहन बेटियों का वोट बेचोगे? मैं यहां महिला बेटियों में पूछना चाहता हूं, इज्जत प्यारी होती है ये वोट? इज्जत प्यारी होती है पैसा? इज्जत प्यारी होती है पैसा? अगर इज्जत प्यारी है तो काय को वोट देते हो? उनको ताकतवर बनाते हो और फिर आपके समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म होता है, बहन बेटियों पर बलात्कार होता है, फिर आप चिल्लाते हो कि हमारे समाज के साथ अन्याय होता है। तो काय को ताकतवर बनाते हो और ताकतवर बनाते हो, चिल्लाते काय को? फिर काय को चिल्ला रहे? फिर अगर आपने वोट बेचा और बाद में उन सांसद या उन मंत्री के पास है और आप कहोगे कि हमारा काम क्यों नहीं करते हो, तो वो मंत्री क्या कहेगा मालूम है? वो सांसद क्या कहेगा मालूम है? मैं आपका काम क्यों करूं? तो आप कहोगे हमने वोट दिया था, तो कहेगा मुफ्त में दिया था क्या, पैसा नहीं दिया था क्या? वो बोल देगा, आपके मुंह पर बोलेगा कि आपने वोट दिया था तो मुफ्त में दिया था क्या, पैसा नहीं दिया था? क्या जवाब है आपके पास? कोई जवाब है क्या आपके पास? आप कहोगे
हमने तो हमारी बहन जी की पार्टी समझकर वोट दिया था। आप उस पार्टी से चुनाव जीत गए, अब हमारा काम क्यों नहीं करते हो? तो वो चुनाव का प्रतिनिधि कहेगा आपकी बहन जी ने क्या मुफ्त में टिकट दिया था क्या? 15 करोड़ नहीं दिया था। आपके वोट का तो मैंने होलसेल में पैसा दे दिया है, आपके वोटों का होलसेल में पैसा दे दिया है। मुफ्त में टिकट मिला था क्या? कोई जवाब है आपके पास? इस देश में मनुस्मृति लागू हो रही है। आपके पढ़ने पर पाबंदी दी, हजारों साल आपके बच्चों का अभी एजुकेशन खत्म हो रहा है। आपको संपत्ति रखने पर पाबंदी थी तो आपकी नौकरियां खत्म हो रही है, आपकी जमीनें छीन रही है। और सत्र पर पाबंदी थी तो वोट आज सत्र का काम करता है, किसको हरवाना किसको जितवाना वोट तय करता है, वो भी मशीनों से छीन रहे हैं। इस देश में मनुस्मृति लागू हो चुकी है। इस देश में मनुस्मृति लागू हो चुकी है, मनुस्मृति का संविधान चल रहा है, इसलिए भारत के संविधान पर अमल नहीं हो रहा है। 2019 का चुनाव केवल चुनाव नहीं है, 2019 का चुनाव केवल चुनाव नहीं है, भारत के संविधान को बचाने का अवसर है। भारत के संविधान को बचाने का अवसर है, आपके आने वाली पीढ़ियों को बचाने का अवसर है, आपके बच्चे का भविष्य तय करने का अवसर है, आपके बच्चों का भविष्य तय करने का अवसर है, लोकतंत्र को बचाने का अवसर है, भारत के संविधान को बचाने का अवसर है। संविधान ही नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी हाल अभी जो है उससे भी बदतर होने वाला है, इससे भी बदतर होने वाला है। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हो, ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? किसके बोलो भाई, लड़नी चाहिए। समर्थन करोगे, सहयोग दोगे तो इतना ही काम करना है कि आप यहां से जाने के बाद कम से कम 25 परिवारों को आप इस संदेश को पहुंचाओगे, इस बात को पहुंचाओगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत की खातिर इस बात को लोगों तक पहुंचाओगे। यही बात के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना है, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय वनवासी।